नमस्कार दोस्तों, विजन आईक्यू में फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि हिस्ट्री के लेक्चर में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे पांड्य वंश का। तो जो पांडव वंश था, ये उसके बाद आता है चोल वंश, जिसमें से पांड्य वंश नेडुजेलियन था। वो क्या था? सबसे प्रतापी शासक था नोडियन वंश का। मतलब पांड्य वंश का जो शासक था नोडियन, उसमें से जो जो सबसे प्रतापी शासक बोला जाता था, उसे नेडुजेलियन को बोला जाता था। जब इस वंश का अंतिम शासक था नल्ल्यूकोडन, जो 5वीं सदी के आते आते उस वंश का अंत हो गया था। किसका? पांड्य वंश का। उसके बाद उदय होता है चोल वंश का। और ये चोल वंश हम लोग देखेंगे, क्योंकि चोल वंश को हम लोग 2 बार पढ़ेंगे। क्यों? ये जो चोल वंश है ना, इसको पहली बार करके ही अपने नोट में लिखिएगा कि चोल वंश प्रथम, ऐसे करके आप लिखिएगा। क्योंकि जो चोल वंश है ना, इस चोल वंश को पढ़ने के बाद, प्रथम चोल वंश जब आया था, इसका आगमन हुआ था, तो इसके बाद जब अंत हुआ, तो फिर से कोई दूसरा वंश का आगमन हुआ था। फिर से उस वंश के समाप्त होने के बाद फिर से चोल वंश पनप गया। यानी फिर से चोल वंश का फिर से उदय होता है, यानी दूसरी बार चोल वंश का। इसलिए हम चोल वंश को 2 बार पढ़ते हैं। और ये जो चोल वंश है, ये प्रथम है, तो चोल वंश प्रथम ऐसे लिख लीजिएगा। तो चोल वंश ये कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में ऐसे शासक रहते थे। उसके शासक जो थे कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में, जिनकी राजधानी उरेयू था। उरेयू, चोल का अर्थ होता है नया देश। क्या होता है? नया देश। नया देश होता है। और इसके जो चोल वंश का जानकारी मिलता है, प्रथम जानकारी मिलता है, ये पाणिनि की रचना जो होती है, पाणिनि की रचना। अ, ये पाणिनि पाणिनि की जो रचना है, अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी की बुक से मिलता है। अष्टाध्यायी की बुक से मिलता है पाणिनि की रचना में। चोल साम्राज्य है तमिलनाडु के पूर्वी भाग में था। चोल साम्राज्य तमिलनाडु के पूर्वी भाग में था। कहाँ पर था? पूर्वी भाग में था। ये कहाँ पर? तमिलनाडु के पूर्वी भाग में। और इसकी जो राजधानी थी, वो था उरई। उरई उरईयू बोल सकते हैं, उरईयू बोल सकते हैं। इसकी राजधानी का नाम था उरईयू। इसका जो राजकीय, अगर बात करें राजकीय चिन्ह, तो वो था बाघ। क्या था? बाघ। जैसे राष्ट्रीय पक्षी होता है, राष्ट्रीय पशु होता है, तो वैसे एक राजकीय चिन्ह होता है, उसको बोलते हैं राजकीय चिन्ह को बोलते हैं बाघ। यानी इसका जो चोल वंश प्रथम का तो राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ था। और उरई उर क्या था? उसका जो राजधानी था, वो सूती वस्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध था। सूती वस्त्र के लिए, ये सूती वस्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध था। वस्त्र, सूती वस्त्र के लिए क्या था? ये विश्व भर में जाना जाता था अपने सूती वस्त्र के लिए। चोल साम्राज्य बहुत ही उपजाऊ मैदान पर फैला हुआ था, क्योंकि जो उपजाऊ मैदान था वो कावेरी नदी के पास ऐसे बसा हुआ था, इसलिए वो बहुत ही उपजाऊ मैदान क्षेत्र था। इसमें जो अगला शासक आता है वो है उरहपरे। उरहपरे, इसका जो अगला शासक है उरहपरे, तो इसको देख लेते हैं उरहपरे को। इस वंश का जो अगला शासक उरहपरे, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक उरहपरे नहीं, ये पॉइंट है। क्योंकि आप इसमें जब मैंने गूगली फेंका तो आप फंस गए। उरहपरे नहीं, अगला जो शासक है, प्रतापी शासक है, वो है करिकाल। करिकाल, ये लिख लीजिएगा, करिकाल। चोल वंश प्रथम का जो सबसे प्रतापी शासक कहा जाता है, वो है करिकाल को कहा जाता है। करिकाल ने श्रीलंका जीत लिया था। श्रीलंका जब जीत लिया तो वहां से 12,000, याद रखिएगा, 12,000 दास को लाया था कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर बांध बनाने के लिए। कावेरी नदी पर, और बांध जो था 160 किलोमीटर के लगभग में लंबा था। कावेरी नदी पर बांध बनाने के लिए ये श्रीलंका से 12,000 दास लाया था, क्योंकि श्रीलंका पर ये जीत हासिल कर लिया था, उसको कब्जा कर लिया था श्रीलंका को करिकाल ने। और ये भारत का ऐसा पहला बांध था जो ग्रैंड बांध बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ग्रैंड बांध। ग्रैंड बांध बोला जाता है। करिकाल ने, ये जो करिकाल है ना, पुहार पुहार नामक बंदरगाह बनवाया था। पुहार, यहाँ पर लिख देता हूँ, पुहार। पुहार नामक ये बंदरगाह था।
बंदरगाह, बंदरगाह बनवाया था जिसे आज कावेरी पट्टनम बोलते हैं, कावेरी पट्टनम, कावेरी पट्टनम बोला जाता है। तो इस बंदरगाह का नाम था पुहार, जिसको कावेरी पट्टनम बोलते हैं। और इसका जो अगला शासक था, अगला शासक करिकाल के बाद जो अगला शासक था वो था एलेरा, ए लारा, एलारा और पेरुनल, पेरुनल किल्ली, पेरुनल किल्ली, पेरुनल किल्ली शासक। ये दो शासक आए, एलारा और पेरुनल किल्ली नामक के दो ऐसे शासक आए थे। चोल वंश जो है 5वीं सदी तक आते आते कमजोर हो गया था। 5वीं सदी तक, 5वीं सदी तक आते आते ये क्या हो गया, कमजोर हो गया, कमजोर हो गया और सामान्य जीवन जीने लगा। चोल वंश जो है 5वीं सदी तक धीरे धीरे क्या हो गया, कमजोर हो गया और सामान्य जीवन जीने लगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रीजन था, क्योंकि जितने भी वंश आया और पतन हुआ, उसका पतन होने के कारण एक ही था, वो था सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था क्या था, ये जो सामंत थे, ये अधिकारी लोग थे। तो इनका सामंती व्यवस्था ये था कि जितने भी अगर भूदान प्रक्रिया चल रहा है वंश में, तो वो ऑब्वियसली कि वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगा। और भूदान प्रक्रिया क्या था, ये पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। और वो अगर नहीं समझ आता है तो जाकर पहले वीडियो को देखिएगा। वीडियो को देखने से होगा कि आप पिछले क्लास को भी रिकवर कर लेंगे। तो ये सामंती व्यवस्था जब चलने लगा तो धीरे धीरे सामंतों ने अधिकार जमा लिया, अपना अधिकार जमा लिया और धीरे धीरे ये क्या हो गया, चोल वंश समाप्त होने लगा। तो 8वीं सदी में यह पुनः चोलों का उदय होता है। जब हम चोल वंश सेकंड जब पढ़ेंगे तो उसमें 8वीं सदी में पुनः चोलों का उदय होता है। और जिसमें पल्लव वंश को अपराजिता को मारकर, पल्लव वंश के अपराजिता है, अपराजिता, अपराजिता को मारकर यह पुनः 8वीं सदी में पुनः चोल क्या होते हैं, चोल वंश का उदय होता है और शासन करने लगते हैं। तो अभी चोल वंश तो यहाँ पर समाप्त हो गया, क्योंकि जो 5वीं सदी में है ये धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। तो इसलिए चोल वंश का ये जो है अस्तित्व खत्म होने लगा। तो इसलिए अब चोल वंश को अब बाद में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये 8वीं सदी में उभरता है। तो अगला जो है अ, अगला आता है वाकाटक वंश। ये वाकाटक वंश क्यों पढ़ते हैं हम, इस पर देखिए। वाकाटक वंश जो है ना, मगध महाजनपद के सातवाहन वंश के समय के अंत के बाद है। ये वाकाटक वंश जो है ना, वाकाटक वंश, सातवाहन वंश जब हम लोग पढ़े थे ना, सातवाहन वंश, इसका जब अंत हुआ था, इसके अंत के बाद ये वाकाटक वंश आया था। वाकाटक वंश, वाकाटक वंश का आगमन हुआ था। लेकिन क्यों हम इसमें पढ़ रहे हैं, इसका भी एक रीजन है। क्योंकि देखिए मगध महाजनपद में जो सातवाहन वंश था, उसका जो क्षेत्र था दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। वो कहाँ तक फैला हुआ था, दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। और चूंकि दक्षिण भारत का जो हम लोग इतिहास है, ये वाकाटक वंश उसी के समकालीन था। क्योंकि समकालीन क्यों कह सकते हैं, क्योंकि सातवाहन वंश का अंत हुआ था। तो समकालीन तो नहीं, लेकिन सातवाहन वंश के अंत के बाद दक्षिण भारत में वाकाटक वंश का उदय हुआ था, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं। और इसमें जो था, इसमें इसमें कुछ शासकों का नाम दिया है। विंध्य शक्ति 250 से 270 ईस्वी में, प्रवस्त्रेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, प्रभावी गुप्त, प्रवस्त्रेन द्वितीय, हरिसेन। तो ये जो है ये शासकों के नाम हैं। लेकिन इनमें से सभी शासकों हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनमें कुछ जो उपलब्धियां हैं कुछ ही शासकों के पास हैं। तो वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। जिसमें से आता है रुद्रसेन। कौन आता है, रुद्रसेन आता है, जिसमें से रुद्रसेन को पढ़ेंगे हम लोग। देखिए इस वंश का जो शासक है रुद्रसेन, इसका विवाह होता है गुप्त वंश का, गुप्त वंश में। और गुप्त वंश की जो चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव स्वामिनी देवी की पुत्री, ध्रुव स्वामिनी देवी की पुत्री प्रभाविती से होता है। तो इसका जो विवाह होता है, रुद्रसेन का विवाह होता है, वो किससे होता है, प्रभावती, प्रभावती से होता है। और ये प्रभावती जो होती है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इस विवाह के बाद गुप्त वंश और वाकाटक वंश, वाकाटक वंश, वंश के बीच ये फ्रेंड यानी मित्रता हो जाती है, मैत्री संबंध मजबूत हो जाती है, मैत्री संबंध मजबूत हो जाती है। इस विवाह के बाद होता है समुद्रगुप्त।
कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से, जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, समुद्रगुप्त का जब आप पढ़े पढ़े होंगे पिछले वीडियो में, तो उसमें एक जो समुद्रगुप्त था उसका एक अभिलेख था, प्रशस्ति प्रशस्ति। तो इस प्रशस्ति अभिलेख में केवल समुद्रगुप्त जो प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया था अभिलेख को, तो इसमें केवल वाकाटक वंश के बारे में तो ऐसी कोई जानकारी नहीं लिखवाया था, केवल उसी चीज़ को लिखवाया था जो वाकाटक वंश के लिए या अपने क्षेत्र के लिए, क्षेत्र विस्तार के लिए या जीते गए क्षेत्र पर, ये केवल उसी अभिलेख पर लिखवाया था। यानी वाकाटक वंश का कोई चर्चा नहीं मिलता है प्रशस्ति अभिलेख में, हम लोग ऐसा ये कह सकते हैं। और धीरे धीरे जो वाकाटक वंश है ना, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता, कमजोर होने लगता, और इस वाकाटक वंश के अंत के बाद चालुक्य वंश का उदय होता है। तो ये जो चालुक्य वंश है 550 से 757 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड होता है। देखिए, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में चालुक्य वंश का उदय हुआ था। सतपुड़ा सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में चालुक्य वंश का उदय था, और इसकी 3 शाखाएं थी, प्रमुख 3 शाखाएं ही थी। लेकिन इसका देख लेते हैं, इसका पहले तो मैप देख लीजिए, ये रहा मैप, और ये चालुक्य वंश के कुछ आर्किटेक्चर हैं उसको भी देख लीजिए। तो सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में चालुक्य वंश का उदय हुआ था, और इसके 3 मुख्य शाखाएं थीं। कौन कौन सी थीं? पश्चिमी चालुक्य थी, बादामी के चालुक्य जिसको बोला जाता है, पूर्वी चालुक्य थे, वेंगी के चालुक्य बोला जाता है, कल्याणी के चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य पुनरुत्थान शाखा थी ये। ठीक है, हम सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। हम केवल उसी को पढ़ते हैं, बताते हैं जो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वाइज या टॉपिक वाइज ऐसे पूछ रहा हो, तो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि ज़्यादा विस्तार से हिस्ट्री बहुत लंबा चौड़ा है, उसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, दिमाग को ज़्यादा भरेंगे नहीं, बस वही करेंगे कि जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए तो वो भी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है, वो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए, वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने किया था। इस वंश की, चालुक्य वंश के ना, इसकी स्थापना पुलकेशिन ने प्रथम 543 ईस्वी में की थी, जिन्होंने वातापी को राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? वातापी का राजधानी बनाया। वातापी का जो वर्तमान नाम है बादामी, कर्नाटका, ये तीनों चालुक्यों में सबसे पश्चिम में था। इस वर्ष के जो चालुक्य वंश है ना, इसकी नींव रखी थी। चालुक्य वंश की नींव कौन रखा था? वातापी का चालुक्य। चालुक्य है ना, चालुक्य वंश ने ही इसकी नींव रखी थी। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय जब आता है 609 से 642 ईस्वी में, 609 से 642 में, इस वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने किया था। पुलकेशिन द्वितीय आता है इसके बाद। पुलकेशिन, पहले तो इसका थोड़ा शॉर्ट वाइज समरी देख लीजिए कि पुलकेशिन प्रथम ने क्या किया था। वंश के संस्थापक होता है, अश्वमेध यज्ञ कराया था, वातापी को राजधानी बनाया था। कीर्तिमान वर्मन प्रथम ने क्या किया था? वंश का सर्वोच्च विस्तार किया था, हर्षवर्धन को हराया था कीर्तिमान वर्मन ने। विक्रमादित्य प्रथम ने क्या किया था? पल्लव राजधानी कांची को लूटा, फिर से साम्राज्य पुनः स्थापित किया। पुलकेशिन द्वितीय आता है, ये कोंकण और उत्तरी केरल को जीतता है। कीर्तिवर्मन द्वितीय आता है, फिर से अंतिम ये शासक था इस वंश का, चालुक्य वंश का, और फिर से राष्ट्रकूटों द्वारा पराजित हो जाता है। ठीक है, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, पल्लव राजा महेंद्र वर्मन और चोल पांड्य जैसे दक्षिणी राजाओं पर विजय पाया जाता है। पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री वेंग सांग भी भारत आया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के टाइम में वेंग सांग कौन आया था? भारत आया था। हम देखेंगे कीर्तिवर्मन द्वितीय, थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। कीर्तिवर्मन द्वितीय ये वंश का अंतिम शासक था। कीर्तिवर्मन द्वितीय, ये कीर्तिवर्मन का जो सामंत दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन का हत्या कर देता है। कीर्तिवर्मन की ये क्या कर देता? हत्या कर देता है, और राष्ट्रकूट वंश का उदय होता है। दंती दुर्ग की वजह से राष्ट्रकूट का उदय होता है। लेकिन चालुक्य वंश
वालों ने बदले की भावना रखते हुए 200 सालों तक इंतजार किया था। सोचिए 200 सालों तक इन्होंने इंतजार किया था। क्यों? क्योंकि ये जो दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या कर दी थी, और यही कीर्तिवर्मन जो है चालुक्य वंश का अंतिम शासक कहलाता है। इसके बाद राष्ट्रकूट का उदय होता है, और ये चालुक्य वंशों ने ऐसे छिप छिप के रहते थे, लेकिन 200 सालों तक ये लोग इंतजार किए। राष्ट्रकूटों की अंत कर दिया। फिर अपनी राजधानी वातापी से, जो राष्ट्रकूट वाले थे, अपनी राजधानी वातापी से वातापी से वातापी से कल्याण को अपनी राजधानी बनाता है, जो चालुक्य वंश की दूसरी शाखा होती है। चालुक्य वंश की ये दूसरी शाखा होती है। तो कल्याणी का चालुक्य को हम लोग पढ़ेंगे, कल्याणी के चालुक्य को, लेकिन उससे पहले हम वेंगी के चालुक्य को भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही कल्याणी के चालुक्य को पढ़ेंगे। तो वेंगी के चालुक्य क्या कहलाता है कि ये चालुक्य वंश की सबसे कमजोर शाखा थी। ये जो है ना, इस वंश के सबसे कमजोर शाखा वेंगी के चालुक्य था, और ये जो विष्णुवर्धन था यही इसका संस्थापक था। संस्थापक वेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन था। ये आंध्र प्रदेश की वेंगी में था। ये आंध्र प्रदेश के वेंगी में था। ये जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश के वेंगी में था। इस वंश में कोई प्रतापी शासक नहीं था, इसलिए ये जो वेंगी के चालुक्य है ना, इस वंश का, ये धीरे धीरे समाप्त हो गया। और इस वंश का सबसे योग्य शासक केवल एक ही आया था, वो था विजयादित्य तृतीय आया था। वो कौन आया था? विजयादित्य तृतीय आया था। तो इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, विजयादित्य तृतीय। केवल यही था वेंगी का चालुक्य में, केवल यही एक योग्य शासक था। अब आता कल्याणी के चालुक्य को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कल्याणी के चालुक्य मतलब चालुक्य वंश के जो लोग थे सामंत जीवन जी रहे थे। सामंती जीवन, सामान्य नहीं बोल रहा हूँ, सामंती जीवन जी रहे थे। और वे राष्ट्रकूट वंश की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर राष्ट्रकूट का अंतिम शासक जो था कर्क द्वितीय की हत्या तैलप द्वितीय नामक चालुक्य ने कर दिया था। इसकी हत्या कौन किया था? तैलप द्वितीय नामक ने, चालुक्य ने इसकी हत्या कर दी था। देखिए फिर से सुनिए, चालुक्य वंश, जो कल्याणी के चालुक्य हैं, इस वंश के जो लोग थे वो सामंती जीवन जी रहे थे। और राष्ट्रकूट जब आया था, राष्ट्रकूट दंती दुर्ग ने जब कीर्तिवर्मन की हत्या कर दिया था, तो राष्ट्रकूट का वंश का उदय हुआ था। तो उसी में जो कल्याणी का चालुक्य था वो क्या सामंती जीवन तो जी रहा था, लेकिन राष्ट्रकूट को जैसे ही कमजोर की स्थिति पाया तो क्या वो इसका फायदा उठा लिया, और उठाते हुए राष्ट्रकूट के जो अंतिम शासक था कर्क द्वितीय, और उसमें से तैलप द्वितीय नामक चालुक्य ने क्या किया, इसकी हत्या कर दिया। और फिर से कल्याणी के चालुक्य मतलब इस चालुक्य वंश का उदय हो जाता है। इसमें अगला जो शासक आता है सोमेश्वर। इस वंश का अगला शासक सोमेश्वर था, जिसने अपनी राजधानी मान्यखेट से कल्याणी कर दिया था। इसका जो पहले राजधानी था मान्यखेट, और मान्यखेट से कल्याणी को लेकर गया था, कल्याणी को अपना राजधानी बनाया था। इसलिए कल्याणी का चालुक्य बोला जाता है। इस जो वंश के लोगों को, चालुक्य वंश के लोगों को कल्याणी के चालुक्य बोला जाता है। चोल वंश के शासक राजराज ने कई बार सोमेश्वर को युद्ध किया था। जो चोल वंश के जो शासक था राजराज ने कई बार सोमेश्वर को युद्ध में हरा दिया, था, जिसे सोमेश्वर ने खुद को अपमानित समझकर तुंगभद्रा नदी में ये कूद कर अपनी आत्महत्या कर लिया। तो भाई देखिए क्या होगा कि चोल वंश के जो शासक था राजराज, कई बार सोमेश्वर को युद्ध में हरा दिया था, जिसे सोमेश्वर ने खुद को अपमानित समझकर तुंगभद्रा नदी में वो कूद कर जान दे दिया। अब आता है जो अगला शासक आता है विक्रमादित्य चौथे। ये विक्रमादित्य चौथे इसका अगला शासक होता है। चौथा बना, ये बहुत ही कुशल योद्धा था। ये जो था ना बहुत ही कुशल योद्धा था और योग्य भी था। ये जो विक्रमादित्य चौथी जो था चोल वंश का, ये जो चोल वंश है ना,
इसकी प्रभाव को, ये चोल वंश का जब प्रभाव बढ़ रहा था तो ये विक्रमादित्य चौथे ने क्या किया, इस चोल वंश के प्रभाव को रोक दिया था। और यह एक साहित्य प्रेमी भी था, साहित्य प्रेमी भी था। इसके राजकीय कवि विल्हण थे। इसके जो राज दरबार में एक कवि कवि थे जिसका नाम था विल्हण, विल्हण, विल्हण। इन्होंने विक्रमांक देव चरित्र नामक, क्या लिखे थे, विक्रमांक, विक्रमांक देव, देव चरित्र, चरित्र, चरित्र नामक पुस्तक लिखा था ये विल्हण ने। ये भी नोट में अपने लिख लीजिएगा। इसके दरबार में मित्राक्षर ज्ञानेश्वर रहते थे, मित्राक्षर ज्ञानेश्वर। ये भी एक लेखक राइटर थे जिसका नाम था मित्राक्षर ज्ञानेश्वर, मित्राक्षर ज्ञानेश्वर। और इसके पुस्तक का नाम था मित्राक्षर, पुस्तक का नाम ही था मित्राक्षर, नाम भी था मित्राक्षर और पुस्तक का नाम भी था मित्राक्षर। इस वंश का जो अगला शासक आता है सोमेश्वर चौथा था, सोमेश्वर चौथा, सोमेश्वर चौथा, फोर्थ। सबका नाम सेम है इसलिए चौथा, दूसरा, तीसरा ऐसा डाला जाता है क्योंकि हिस्ट्री को पढ़ने में ज़्यादा कन्फ्यूजन न हो, इसलिए सोमेश्वर विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य सेकेंड ऐसे बोला जाता है। इसलिए इसमें वंश के जो अंतिम शासक था सोमेश्वर चौथा था। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे पल्लव वंश। क्या पढ़ेंगे, पल्लव वंश। लेकिन पल्लव वंश, ये चोल वंश द्वितीय है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि पल्लव वंश के बाद ही चोल वंश फिर से पनपता है, पल्लव वंश के बाद चोल वंश फिर से पनपता है और ये अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगा होगा, समझ आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।